Please allow me to welcome Shweta Singh, Hi. also known as Chota Packet. कभी साथी कोई छूटा नहीं है, किसी ने अब तलक लूटा नहीं है, तुम्हारी हंसती आंखें बोलती हैं, तुम्हारा दिल अभी टूटा नहीं है. From where the storytelling and poetry and शायरी came into the picture. कि मैंने शुरू से FM बहुत सुना है, फिर चीज़ें देखनी शुरू कर दी, कहानियाँ देखनी शुरू कर दी, तो धीरे धीरे यू लर्न द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी. What was your first experience of the performance that you did? मैं 3rd क्लास में थी, पोएम रेसिटेशन का कंपटीशन था एंड आई गॉट 2nd प्राइज. कि आपने एक साल के लिए परफॉर्मेंस छोड़ा था हाँ. ड्यू टू योर वर्क. वो एक साल के बाद जब वापस आना होता है स्टेज पे, was there a butterfly in your stomach? आई एम ऑलवेज रेडी टू गो ऑन द स्टेज, लेकिन बटरफ्लाईज हमेशा रहती है. स्टेज पे जाने से पहले व्हेन ही वाज अनाउंसिंग माय नेम, तो वो अभी भी रहता है कि ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Do you feel a different kind of pressure when the audience is much bigger than you? यूथ कॉलेज क्राउड, दैट इज माय फेवरेट क्राउड. आई लव हाँ. दैट. मेरे मम्मी पापा की उम्र के लोग हैं. इट फील्स लाइक अ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ऐसे बैठे होते ऐसे. अब हंसाओ, अब हंसा दो. And what about समय रैना? ओह आपने फ्लर्ट है कि लोगों के साथ? मैं नहीं करती फ्लर्ट. हो जाता है. वो भी नहीं करता है चीट. हो जाता है. आपके वो स्टेटमेंट से लोगों ने आपको एक रेड फ्लैग का किताब दे दिया है हाँ, इन YouTube people have comments. judged me है. आप उस दिन ऐसा क्या बोलना चाहते थे जो लोग शायद समझ नहीं पाए थे? कोई आपकी ऐसी फेवरेट किताब जो आप लोगों को सजेस्ट करना भी चाहो? 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ लो आप. और मैंने वो किताब खत्म की एंड आई वाज क्राइंग. आपकी कोई एक कविता? तेरे जैसे और तुम्हारे लगते थे. Hello everyone, welcome back to the Aditya Mehta show. I'm your host Aditya Mehta. In today's episode, we have a guest who has a beautiful connection with words. She expresses her emotions which most of us feel difficult to express with the help of poetry, shairis, hosting and a lot of things. And I feel her unique talent is that she can crack jokes just after an emotional story or a poetry. Please allow me to welcome Shweta Singh, Hi. also known as Chota Packet. Interesting, right? Yeah. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. आप बताइए आदित्य कैसे हैं? बहुत बढ़िया. फर्स्टली थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला यहाँ पर आने के लिए, पॉडकास्ट पर आने के लिए. एंड यू नो, विदाउट स्टार्टिंग, I don't want to start with your intro. First thing what I want to start with is Chota Packet. Why do you, I mean, I can see why you want to say yourself as Chota Packet, but at the same time I want to know where this name came from. सो बेसिकली जो मेरी पहली नौकरी थी उसमें मेरे सर मुझे छोटी गोल्ड बुलाते थे. Okay. तो यार तो छोटी गोल्ड से ही आई बिकेम छोटा पैकेट. अच्छा. Yeah. बस उतनी ही story बस है. उतनी ही story Okay. है. That's interesting. But why Choti Gold? Just because of your height or how? Yeah, just Okay. because of my height. Yeah. अच्छा. Okay. Cool. And thank you so much for sharing that. एक और चीज, if you can give your detailed introduction to the audience, that would be just perfect. एक्चुअली बहुत लंबा है. मुझे लगता है कि पॉडकास्ट उसी में खत्म हो जाएगा अगर मैं Please go शुरू से ahead. There देना is no शुरू problem करूँगी with तो. that. तो बेसिकली मेरा जन्म दिल्ली में सन 2000. नहीं, यू आस्क, आई विल टेल यू एवरीथिंग व्हाटएवर यू Okay. वांट. यस. Sure. What do you work? Like what work do you do? What do you do professionally? And apart from that, I would like to ask from where the storytelling and poetry and शायरी came into the picture. सो व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, मुझे याद है, तो मेरे घर पे ना कुछ भी इतना ऐसे फिल्मी माहौल है नहीं. मम्मा थोड़ी सी फिल्म है, लेकिन मेरे जो नाना जी है ना वो बहुत ज़्यादा फिल्मी है, बहुत ही Okay. ज़्यादा थे. Romantically तो या? वेरी रोमांटिक. लाइक Okay. मेरी नानी जब शादी में जाने के लिए कभी कभी अच्छी साड़ी पहन के तैयार होती थी, तो हाँ. आई स्टिल रिमेम्बर मेरे नाना ने मेरी नानी को, एंड ये बुढ़ापे की बात है उनकी, है ना, ये बोला था कि अरे तुम तो आज बिल्कुल वहीदा रहमान लग रही हो. हाय हाय. एंड आई वाज अ किड, मुझे पता भी नहीं था वहीदा रहमान कौन है. एंड ये Okay. उस टाइम की बात है जब मेरे नानी के घर पे टीवी नहीं होता था.
Oh. हाँ, तो उस टाइम पे ना रेडियो पे बहुत सारे शोज आते थे। तो देयर इज़ अ शो जहाँ पे ना पूरी की पूरी फिल्में सुनाई जाती थी। तो मुझे याद है मैंने अपनी पहली फिल्म जो है जो मुझे सुनी हुई याद है दैट वाज आनंद। तो मैं और मेरे नाना जी हम लोग रेडियो पे आनंद सुन रहे थे। Okay. तो वहीं से ना, क्योंकि मैंने शुरू से एफएम बहुत सुना है, शुरू से हाँ। रेडियो बहुत सुना है, उसके बाद घर में टीवी आ गया, फिर चीज़ें देखनी शुरू कर दी, कहानियाँ देखनी शुरू कर दी, तो कहानियों का फिर वहीं से बनना शुरू हो गया कि आई न्यू कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप किसी को बोलो कि मैं चलते चलते गिर गई, ठीक है ओके, लेकिन आप किसी को बताओ कि पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना ऐसे चल रही थी और फिर किसी ने ना पत्थर रख दिया यार सड़क, तो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड धीरे धीरे यू लर्न द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी। तो मुझे तो बचपन से कहानियाँ बहुत पसंद है। Okay, that's interesting. And how did you started performing on stage? I mean, that's a big deal, I feel, because you are already a part of, you know, notable open mics in Mumbai. You have performed at a very bigger stage as well. Yes. But what I want to ask you is, what was your first experience of the performance that you did? मैं बहुत पहले से परफॉर्म कर रही हूँ स्टेज पे, मैं 3rd क्लास में थी Oh, तब मैं okay. पहली बार स्टेज पे चढ़ी थी और पोएम रेसिटेशन का कंपटीशन था एंड आई गॉट 2nd प्राइज। और मुझे लगा वाह यार ये तो कितनी अच्छी चीज़ है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मैं 2nd भी आ गई और पूरा स्कूल मेरे लिए तालियां भी बजा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैलिडेशन तो वैसे हर किसी इंसान को ड्राइव करता ही है, बट शुरू शुरू में जो तालियां मिलती थी ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने 3rd क्लास से स्टेज पे जाना शुरू किया, फिर 4th 5th, उसके बाद 6th से लेके 12th तक तो मैंने आई गेस एवरी डिबेट, डेक्लेमेशन, पोएम रेसिटेशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया, सब में। Okay. सब में जहाँ भी स्टेज पे जाने का मुझे मौका मिल रहा है मैंने कुछ नहीं छोड़ा। Okay. Yeah. That's pretty interesting. मतलब इतनी कम उम्र में जब आप ये चीज़ें करते हो तो ऑटोमेटिकली स्टेज फियर निकल जाता है, आई फील। बट आई डोंट नो व्हाट योर एक्सपीरियंस इज, बिकॉज आई नो कि आपने 1 साल के लिए परफॉर्मेंस छोड़ा था ड्यू टू योर वर्क, और मे बी इट वॉज प्रेशर और मे बी इट वॉज द डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क। बट वो 1 साल के बाद जब वापस आना होता है स्टेज पे, वॉज देयर अ बटरफ्लाई इन योर स्टमक के भाई मतलब अभी थोड़ा ऐसा डर लग रहा है कि यू आर स्टिल द सेम ओल्ड पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू गो ऑन द स्टेज? आई एम ऑलवेज रेडी टू गो ऑन द स्टेज, लेकिन बटरफ्लाइज हमेशा रहती है। मेरा लास्ट परफॉर्मेंस अभी कल था, कल मैंने एक कॉर्पोरेट इवेंट में परफॉर्म किया है ना। अब लेकिन स्टेज पे जाने से पहले व्हेन ही वाज अनाउंसिंग माय नेम तो वो अभी भी रहता है कि ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो अभी भी स्टिल इट इज देयर, इट इज ऑलवेज देयर। So just now what you did, you took a deep breath. हाँ. So do you do that before going on stage? Or Yeah, I have a routine. You have a routine. I think every artist, ज़्यादातर आर्टिस्ट का एक रूटीन होता है बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। Thank you so much for saying that. Guys, let me tell you one thing. हमारा जो प्रीवियस वीडियो था Why Does Our Mind Go Blank, उसमें मैंने यही चीज़ शेयर की है. Make sure to see that video as well. Okay, coming back to you. Sorry, बीच में promotion I will watch important it है. Thank you so much. Okay, so ये जो आप corporate events करते हो, and I really have been following you a lot, and right from the moment where we first met, okay, Yes. so तब से मैं आपको follow कर रहा हूँ, आपकी Instagram reels देख रहा हूँ, तो तब मुझे पता चला that you are doing a lot of corporate events, you are doing a lot of stage shows and on the bigger stage as well, okay, जहाँ पे audience बहुत बड़े लोग हैं. Okay, so normally what happens is that for a performer to perform in front of normal people and to perform in front of the people who may be bigger than them, okay, तो ये दोनों में काफी डिफरेंस होता है. हाँ. आपके इसमें क्या होता है, मतलब डू यू फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर व्हेन द ऑडियंस इज मच बिगर देन यू, और या उसका कोई अगर रूटीन रहेगा, व्हाट डू यू डू? नहीं, इट इज देयर है ना. जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे थोड़े से, एक तो जो मुझसे सीनियर लोग हैं ना, जैसे यूथ कॉलेज क्राउड, दैट इज माय फेवरेट क्राउड, आई लव दैट. कॉलेज क्राउड, स्कूल क्राउड, ये जो जेनजी हैं, मिलेनियल, ये मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत पसंद है. हमारी लिंगो सेम है तो उनको मेरे जोक समझ में आते हैं. लेकिन जो मेरे मम्मी पापा की उम्र के लोग हैं,
या फिर जो मुझसे बहुत ज़्यादा उखाड़ चुके हैं अपने जीवन में, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, तो इट फील्स लाइक अ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ऐसे बैठे होते हैं ऐसे, अब हंसाओ अब हंसा दो। इट्स टफ उन लोगों को हंसाना। तो बोलते वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कॉन्शियस हो जाते हो कि मैं ये बोल सकता हूँ और मैं ये नहीं बोल सकता। व्हाट इफ मैं ऐसा बोल दूँ और सामने से ये जवाब आ जाए, है ना। आपका दिमाग ऐसे 5-6 डायरेक्शन में चलता है एक साथ कि ये आया ये आया ये आया ये आया, इसका जवाब ये, लेकिन जो छठी चीज़ है उसका जवाब नहीं आता मुझे। तो कई बार बात करते वक्त, क्योंकि मैं तो क्राउड इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा करती हूँ कि अच्छा सर क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं आप, और फिर either I take a joke or I say something relatable, something like this, ऐसा ही होता है ना, जहाँ भी बातचीत जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि सर क्या आप कंफर्टेबल हैं बात करने में, या मैम आपसे बात करी जा सकती है ना। तो पहले वो बोल देते हैं हाँ, और उसके बाद वो बोलते हैं नहीं 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 बताना। तो अब मैं फंस गई। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्टेज पे जाते हो ना, तो ये शुरुआत में यू फील, लेकिन बात करते 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 वो ईज आ जाती है। फिर चाहे आपके सामने कोई भी बैठा हो, जैसे मैं तुम्हारे सामने बहुत आसानी से बात कर पा रही हूँ, लेकिन आई थिंक मेरे सामने अगर आमिर खान साहब बैठे होते, है ना, अमित सर बैठे होते, तो हो सकता है मैं हिचकती, लेकिन आई थिंक वो शुरू में मैं हिचकती, बाद में ठीक हो जाता। मेरे ख्याल से कि ये शायद अगर 4-5 साल पहले की बात होती तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉब्लम होती, अभी थोड़ी सी कम होगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट समय रैना? ओह अच्छा, यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हो। यस तो यार मैं बताती हूँ। तो दोस्तों मेरा एक वीडियो है लेटेंट का, मैं लास्ट सीजन में लेटेंट गई थी, एंड आई रिकमेंड कि आप में से प्लीज़ कोई भी वो वीडियो ना देखें। अगर आप उसको हटवा ही सकते हैं यूट्यूब से तो मैं आपकी ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि उसको हटवा दूँ, ठीक है। तो कभी कभी इंसान जो है वो अपने सेंसेस में नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लेटेंट में गई थी मैं अपने सेंसेस में नहीं थी, और मैंने बाकी की चीजें वैसे पूछी नहीं थी, बट या यू कैन गो ऑन। मैं फिर भी बता रही हूँ, मैं अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बस इट वाज सो जल्दी में हुआ ना कि मेरे पास सुबह के टाइम पे नहीं, ऐसे दोपहर के टाइम कॉल आया कि आज शाम को ऐसा है, डू यू वांट टू परफॉर्म एंड ऑल। और मैं उस टाइम काम कर रही थी अपना, मेरी डेडलाइंस थी, तो मैं कहा अच्छा चल मैं ये निपटा के आती हूँ फटाफट। फिर मैंने काम किया, मैं फटाफट भाग के गई हूँ, पहुँची हूँ, और उसके बाद भी ऐसा हुआ है मैंने अपना परफॉर्म किया, फिर मैं निकल गई हूँ, मैं रुकी भी नहीं हूँ वो 1-1.5 घंटे, है ना। तो यार जब ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, जैसे कुणाल कामरा वाज देयर, समय सर वाज देयर, बलराज भाई वाज देयर, है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। अभी मैं बहुत सही से बात कर पा रही हूँ, अभी मैं शायद दोबारा जाऊँगी तो मैं ऐसा वो नहीं करूँगी, है ना, जितना जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी, इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ऐसे फ़नी लोगों के बीच में जब तुम फ़नी होने की कोशिश करते हो ना, तो उसमें आप ख़राब कर देते हो अपना। तो मैंने वही ख़राब कोशिश की, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। बट पता है क्या, आप जब फिर अपनी पुरानी यही सारी गलतियाँ देखते हो तो आपको पता चलता है कि आगे आपको क्या नहीं करना है। तो आई माइट नॉट रिपीट इट अगेन। तो yes, but it was a very great effort. I feel it was a great effort, honestly. When I looked at that video, I can understand कि जब आपको अपनी बात पूरी करने का भी मौका ना दिया जाए, ओके, और कॉन्स्टेंटली क्राउड में से कोई बोल रहा है, पैनल में से कोई बोल रहा है, तो इट इज यू नो पॉइंटलेस टू मे बी पुट योर पॉइंट एज वेल, ओके, क्योंकि आपको पता नहीं है कि शायद उसको अच्छे वे में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। ओके, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट ओवर हियर आई वांट टू आस्क यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपके वो स्टेटमेंट से लोगों ने आपको एक रेड फ्लैग का किताब दे दिया है इन यूट्यूब कमेंट्स। एग्जैक्टली। सो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप उस दिन ऐसा क्या बोलना चाहते थे जो लोग शायद समझ नहीं पाए हैं? या तो मुझसे पूछोगे मैं बता दूंगी, अभी तो मुझे याद भी नहीं, और मैं बहुत मुश्किल आपने ऐसा बोला मेहनत था, करके भूली हूँ, तो मैं याद करना भी नहीं चाहती। आपने ऐसा बोला था आपने ऐसा बोला था कि सिचुएशनशिप में चीटिंग किसी ने की थी। हाँ, यस, आई टॉक्ड अबाउट सिचुएशनशिप। एक्चुअली ना उस टाइम पे मैं अपना एक सोलो भी बना रही थी, दैट वाज अबाउट सिचुएशनशिप, है ना। हाँ, मेरे सोलो का नाम है सिचुएशनशिप के साइड इफेक्ट्स। तो बेसिकली जितना मैंने स्टडी किया मुझे यही पता चलता है कि सिचुएशनशिप में जो 2 लोग होते हैं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, है ना, सबकी अलग अलग डेफिनेशंस है,
कि दे एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर दे वांट टू लिव विद ईच अदर, बट उनमें से कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जो कमिटमेंट दे नहीं सकता या देना नहीं चाहता या दे नहीं पा रहा होता, राइट है ना। बेसिकली एक के अंदर फीलिंग ज्यादा होती है तो ही और शी वांट्स स्टेबल रिलेशनशिप, और दूसरा नहीं दे पाता वो चीज़। तो जो पहले वाला इंसान है ना, जिसको ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको समझ भी नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि वो कमिटमेंट मांगेगा तो ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, और अगर नहीं मांगेगा तो मेरे अंदर टीस रह जाएगी कि यार क्या हो सकता था और मैं रुका हुआ हूँ। तो आप ना कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि आपको पता है आप बात करोगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो इस डर की वजह से ना कि कहीं मैं इस इंसान को खो ना दूं यार, और एंड आई डू नॉट वांट टू डू दैट, मैं इस इंसान को खोना नहीं चाहता। फिर चले भले ही वो हाफ रिलेशनशिप टाइप की चीज़ चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और सामने वाला जब चाहे तब जा सकता है, क्योंकि उसने तो पहले ही बोला हुआ था कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टे, और आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते बाद में। तो दिस इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि अभी हमारे यहाँ बहुत बहुत सारे लोग हैं जो सिचुएशनशिप में हैं, जिनमें से एक इंसान है जो रिलेशनशिप चाहता है और दूसरा जो है वो कमिटमेंट फोबिक है। तो वो चाहता भी है तो भी नहीं दे पा रहा, या तो चाहता ही नहीं है शायद। राइट, एंड दैट वाज द मेन रीजन टू आस्क अबाउट लेटेंट एज वेल। सो गाइस, स्टॉप जजिंग हर। ओके, उसको जो वो मोमेंट पे बोलना था उसने वो नहीं बोल पाई है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट शी वांटेड टू से समथिंग रॉन्ग, शी जस्ट वांटेड टू से द राइट थिंग, although she was nervous. So stop judging her, guys. Coming back to you, Shweta. So अब हम latent की बात साइड में रखते हैं। I wanted to do this genuinely because बहुत सारे लोगों ने आपको जज कर लिया था। But it's fine, कोई बात नहीं। Of course. So now coming to the part about your performance, your शायरीज, okay? क्योंकि आप खुद की शायरीज खुद लिखते हो, of course, okay? So जब आप writing करते हो, and there are many people out there who want to be a writer, बट उनको बहुत बार समझ में नहीं आता है। जैसे मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। आई कैन राइट इन इंग्लिश बट आई एम नॉट एबल टू राइट इन हिंदी। अभी तक मैंने सिर्फ हिंदी में एक ही कविता लिखी है, दैट्स इट। ओके, मैं गुजराती में बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, ओके, इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, हिंदी में जब कविता की बात आती है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो आपके क्या थॉट प्रोसेस होते हैं बिफोर राइटिंग एनी ऑफ योर पोएम्स, और यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स विच यू फील कंफर्टेबल विद? यार मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ रियाज के साथ बेहतर होती है ना। जैसे कि अगर मैं आपको मेरी पहली पोएम सुनाऊं, मुझे याद है शायद 6th क्लास की बात है, और हम लोग को असाइनमेंट मिला था कि 5 नंबर मिलेंगे, मम्मी के ऊपर पोएम लिख के लानी है। मुझे अभी भी वो पोएम याद है। इट वाज समथिंग लाइक, मेरी माँ देवी स्वरूप, जिसने दिया मुझे ये रूप, मुझको जन्म दिया है उसने, किया मुझ पे बड़ा उपकार, नहीं चाहिए सोना चांदी, चाहिए मुझे मम्मी का प्यार। Okay. No, that's actually good. You're cute one. मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो है ना, अब उस टाइम पे मैं ये लिख रही थी, लेकिन द थिंग इज मेरा थॉट क्लियर था एज अ बच्चा कि मेरे को मेरी मम्मी की तारीफ करनी है कि ओ मुझे ना मम्मी का प्यार चाहिए, और मम्मी ने मेरे ऊपर कितनी सारी चीज़ें की है। तो पहले आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस कि मुझे बोलना क्या है, उसके बाद शब्द आ जाते थे अपने आप। अब क्या होता है कि अब कभी कभी जब थॉट आता है मेरे दिमाग में, तो मेरे दिमाग में जो थॉट आता है वो थॉट ही मीटर में आता है। मीटर में मतलब जैसे कि जब हम गज़लें लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो एक लय फॉलो करते हैं, है ना। कि पिया मिलन को जी ललचाए, पिया मगर ना मिलने आए। बात तो सिंपल सी है कि तुमसे मिलने का दिल कर रहा है, तुम मिलने के लिए नहीं आ रहे। थॉट बस इतना सा है, लेकिन मेरे दिमाग में थॉट नहीं आया, मेरे दिमाग में एग्जैक्टली ये लाइन ही आई। तो अब ऐसा होता है, लेकिन वो आया है बहुत सालों के रियाज के बाद, क्योंकि मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा कम हो गया मेरा पढ़ना काम की वजह से, लेकिन मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा थी। गज़लों की किताबें, कविताओं की किताबें, स्कूल टाइम में भी मैं हिंदी इंग्लिश की किताबें सबसे पहले ख़त्म कर लेती थी। एंड मैंने बताया ना कि मैं FM बहुत सुनती थी। तो एक शो आता था, हॉस्टल क्लासिक्स नाम होता था उसका, RJ राहुल माकिन होते थे उसमें, और वो क्या करते थे, फैज़ की, अहमद फराज की, निदा फाजली की, इन सब की ना शायरी बोलते थे, जॉन साहब की, इन सब की शायरी बोलते थे। तो मैं तो सुन रही होती थी, मैं रट्टा मार लेती थी सबका। तो मुझे याद रहती थी, मुझे 9th 10th 11th में ये सब याद था। तब मुझे पता नहीं था कि मुझे बड़े होके यही काम करना है जो मैं अभी कर रही हूँ। लेकिन वो नहीं होता कि आपका झुकाव ऑलरेडी उस चीज़ की तरफ हो जाता है जहाँ पे डेस्टिनी आपको ले जाना चाहती है। तो इट वाज लाइक दैट कि वो सुनते 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 वक्त के साथ बेहतर हुआ है। तो मेरे ख्याल पढ़ना और सुनना, जो भी आप लिखना चाहते हो, आप अगर गज़लें लिखना चाहते हो तो आप गज़लें सुनिए, गज़लें पढ़िए। आप अगर गाने लिखना चाहते हैं तो आप गाने सुनिए,
गाने पढ़िए, है ना, तो उससे बेहतर होता ही है, और लिखना तो ज़रूरी है ही। Right. And that's beautifully said. Okay, since आपने FM की बात की, there was an RJ on this podcast itself, RJ लवीना आनंद. Okay, उसने बहुत अच्छे से बताया था कि to become a good writer, you first have to become a good reader. Yes. And to become a good speaker, you first have to become a good listener. And both the things you said it right away. Okay, so I feel many of the people will relate to that. Okay, and अगर किसी को genuinely writing start करनी है, they will first start reading as well. Yes. So कोई आपकी ऐसी favorite किताब जो आप लोगों को suggest करना भी चाहो कि आप ये जरूर पढ़िएगा? बहुत सारी हैं, बट अभी तो 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ लो आप। 40 Tools of Love. 40 रूल्स of Love. हाँ। Oh yeah, I have heard about that book. हाँ, Okay. अलिफ शफक की किताब है, और इतनी अच्छी है किताब है ही नहीं, ये एडिक्शन है, मुझे याद है। Okay. मैंने ये किताब आई गेस लास्ट ईयर 18 दिसंबर को शुरू की थी, और उस टाइम पे ना मेरा एक असाइनमेंट भी चल रहा था। तो मेरा वैसा होता था कि मैं काम कर रही हूँ, और अगर उसके बीच में मुझे 20 मिनट का टाइम मिल रहा है, आधे घंटे का टाइम मिल रहा है, मैं ब्रेक ले रही हूँ, तो मैं वो किताब पढ़ती थी उस ब्रेक में, है ना। और वो इतनी मोटी किताब है, 5 हिस्सों में डिवाइडेड है वो किताब, और वो हिस्से भी ऐसे हैं कि जैसे पहले हिस्से का नाम है अर्थ, पहले हिस्से का नाम है अर्थ, सेकंड का नाम है वाटर, थर्ड का नाम है एयर, नेक्स्ट का नाम है फायर, देन है वॉइड। तो इस तरीके से 5 चैप्टर्स में डिवाइड हो गया, और इतनी सुंदर, इतनी बेहतरीन, मुझे अभी भी याद है, मैंने 31 दिसंबर 2023 में वो किताब ख़त्म की थी, बिल्कुल एकदम न्यू ईयर आने से आधे घंटे पहले मैंने वो किताब ख़त्म की थी। और मैंने वो किताब ख़त्म की एंड आई वॉज क्राइंग। और फिर मैंने अपनी डायरी उठाई। मेरी एक आदत है, मैं कोई किताब पढ़ती हूँ और मुझे उसका कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको चिट्ठी लिखती हूँ। हाँ, okay. तो मैंने शम्स को चिट्ठी लिखी उसके बाद। Okay. हाँ, that's pretty amazing. Okay, but this is an English book, right? yes. अगर आप हिंदी में कोई बुक सजेस्ट करना चाहें? यार बहुत सारी है, मैं कैसे बताऊँ आपको? आपकी जो सबसे ज्यादा फेवरेट हो, 2-3 बता दीजिए। सबसे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना कोई भी। I know. हाँ, तो लेकिन अभी मैंने क्योंकि रिसेंटली वाली ख़त्म की थी, तो आपका बंटी पढ़ सकते हैं। मन्नू भंडारी जी हैं, उनकी किताब है आपका बंटी, और उसमें एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से दुनिया को दिखाया हुआ है कि एक बच्चा है जो अपने डिवोर्स पेरेंट्स का मतलब सेपरेशन देख रहा है बेसिकली अपने पेरेंट्स का, और उसके पीओवी से क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। न्यू फील की ओ नो यार, इसके साथ कितना बुरा हो रहा है। तो उसके बाद वही अगेन मैंने वो किताब पढ़ी थी, उसके बाद मैंने बंटी को चिट्ठी लिखी थी। ऐसे ही मैंने जब गुनाहों का देवता पढ़ी थी ना, तो मैंने सुधा को चिट्ठी लिखी थी, और मैंने सुधा पे बहुत गुस्सा किया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था कि सुधा यार तुमको ये सब सहना नहीं चाहिए था, तुमने गलत किया चंदर ने, मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं सहती। Right. That's beautiful habit. I think few of the books जो मुझे भी ऐसा लगा था, it was The 5 Kingdoms by Brandon Munn. हाँ, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ऐसी बुक थी कि मैं लिटरली हर एक ब्रेक में मैं उसको पढ़ता था। Okay, and it was 5 books. It was a series of 5 books. Okay, पूरी फैंटेसी वर्ल्ड के हिसाब से है। एंड आई टेल यू, मैं जेन्युइनली क्या करता था, मैं तभी एक कंप्यूटर एकेडमी में काम करता था, और जब मेरे पास कोई काम नहीं रहता था तो मैं ई बुक डाउनलोड करके वहां से पढ़ता था जहाँ पे वो बुक खत्म हो रही थी। तो लाइक हाँ ढूंढता हूँ कहाँ से, हाँ यहाँ से, फिर मैं उधर से पढ़ता था। सो आई वाज दैट एडिक्टेड टू दैट बुक एज वेल। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड दैट्स रियली वेरी वो, अगर आपको किताबों का नशा लग जाता है ना, देन यू डोंट नीड एनीथिंग। इट्स लाइक बिंज वॉचिंग। अगर आपको कोई सीरीज पसंद है, वो क्लिप पे खत्म हो रही है, एंड उसके बुक्स के साथ भी वैसे ही कि अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, एंड वी आर वेरी क्यूरियस टू एंड द स्टोरी, यू नो। और बहुत बार जब एंडिंग खराब होती है, हम लोग कहते हैं यार। हाँ, ये कई बार होता है कि एक किताब आप लास्ट पन्ना खत्म करते हो, किताब बंद होती है, लाइक थोड़ी देर तक तो आप ऐसे सीलिंग पे ही देखते रहते हो कि ये क्या हो गया मेरे दिमाग के साथ अभी जस्ट। और फिर खराब भी लगता है कि यार खत्म हो गया, अभी आगे क्या, अब आगे क्या पढ़ोगे, और उसके बाद आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग एक और किताब चाहिए होती है, वरना मजा नहीं आता। That's really nice. It's quite interesting to talk to you about these things as well. Coming to the point of corporate events and cultural events, you do hosting and you perform at both these events. How is it different from each other, or is it different from each other? Because you know, I feel corporate में बहुत ज़्यादा लोग formal होते हैं,
कल्चरल में फॉर्मल नहीं होते, दे ट्राई टू बी मोर कैजुअल अबाउट इट. सो हाउ डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इवेंट्स दैट यू डू, एंड दोनों में आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है या सेम रहती है? नहीं, मेरी तो अलग रहती है. हाँ. जैसे मैंने अलग अलग तरह का कंटेंट लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके की कविताएं, अलग अलग तरीके के जोक्स लिखे हुए हैं ना. जैसे Right. अगर मैं कल्चरल इवेंट में जा रही हूँ, मुझे लगता है कल्चरल इवेंट में फ्रीडम मुझे ज़्यादा मिलती है कुछ भी बोल पाने की. कॉर्पोरेट में पहले ही हमें बता दिया जाता है कि आप इस बारे में बात नहीं करेंगे, इस बारे में नहीं करेंगे, इस बारे में नहीं करेंगे, इस बारे में नहीं करेंगे. ठीक है. अब जो बाकी टॉपिक्स मेरे पास बचे हैं, तो अब मैं वहाँ पे जेनजी रिलेटेड, यूथ रिलेटेड, ये सारे बातों, ये सारी चीज़ों पे बात नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ों पे कविताएं नहीं कर सकती, क्योंकि उनको वो लिंगो समझ नहीं आएगी और उनकी गलती नहीं है ना. उनके लिंगो Correct. अलग है. Correct. तो जब मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाती हूँ, तो मोस्टली जो मेरा कंटेंट होता है दैट इज़ ऑफिस रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, रोज़ वापस जा रहे हैं, तो मेरे को ऐसी ही बात करनी है जो उनको समझ में आए, हम एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब कर सके, है ना. Right. तो मोस्टली मैं ये सब बातें करती हूँ. मम्मी पापा की बात करती हूँ. जैसे कल जिस इवेंट में मैं गई थी, वहाँ पे मोस्टली लोग बच्चे एंड ऑल ये सब भी लेके आए थे. और कल्चरल इवेंट का एक सीन होता है, आप डांट देते हो. मैं तो डांट देती हूँ अगर कोई शोर मचाता है तो, है ना. अब कल कॉर्पोरेट इवेंट था, बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे बच्चे आए थे. अब वो बच्चे बीच में पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं और मेरे हाथ में माइक है ना. और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे साथ और भी 2 लोग थे, उनके साथ भी यही चीज़ हो रही थी, और वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर थे. तो मैंने तो क्या किया, मैंने माइक लिया और जितने भी बच्चे वो पकड़ पकड़ाई खेल रहे थे, मैंने सबको स्टेज पे बुला लिया. ठीक है, आ जाओ सारे बच्चे स्टेज पे आ जाओ. एंड मैंने तो क्या किया, मैंने दे दी सबको एक लाइन दे दी वहाँ पे जितने लोग बैठे थे, कि तुम सब मॉनिटर हो, तुम देखो कोई भी बात ना करे इनमें से. मेरी मैम बोलती थी कि जब भी आपको क्लास को शांत कराना हो तो सबसे गुंडे बच्चे को क्लास दे दो, क्लास शांत हो जाएगी, तुम देखना, क्योंकि शोर जो मचा रहा था वही अब क्लास संभाल रहा है. Right. तो मेरी तो ये रहती है, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है कॉर्पोरेट में आप मतलब बहुत चीज़ें बोलते हुए मना कर देते हैं आपको, तो आप नहीं बोलते हो वो सारी चीज़ें. बहुत सारी चीज़ों पे आप जोक्स नहीं ले सकते, बहुत सारे लोगों से आप बात नहीं कर सकते. जैसे आपने कभी बोला कल्चर में आप ज़्यादा कैजुअल होते हो, ज़्यादा फ्री होते हो. एंड मेरे ख्याल मुझे इन जनरल कल्चरल इवेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मैं एंजॉय भी ज़्यादा करती हूँ कल्चरल इवेंट देन कॉर्पोरेट इवेंट. तो या तो थोड़ी सी सीमाएं रहती हैं कॉर्पोरेट में ज़्यादा, जो कल्चरल में नहीं रहती. कभी ऐसा हुआ है कि कॉर्पोरेट इवेंट में आपने ऐसा कोई जोक मार दिया हो कि जैसे नॉर्मली आजकल जोक्स चलते हैं कि बिजनेस माइंडसेट ज़्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए, कि जैसे वो अंकित बरेजा का एक सॉन्ग है, वैसा कोई अगर आपने जोक क्रैक मैं कर बताती हूँ ना, कल की ही बात है ये. तो क्या हुआ, कुछ तो मैं प्यार मोहब्बत पे ही बात कर रही थी, है ना. मतलब घूम घाम के हम वहाँ पे आए थे, तो मैंने पूछा कितने लोगों की लव मैरिज हुई है, तो देयर वाज जस्ट दिस वन कपल जिनकी लव मैरिज हुई है ना. तो मैंने बोला आपके बच्चे कहते वही वाला जिसको आपने चुप कराया था. मैंने कहा मेरे को पता था लव मैरिज का प्रोडक्ट ही ऐसा निकलता था. है ना. तो ये जोक्स मैं मार देती हूँ. फिर जो वहाँ के जो वही थे, आई गेस हेड थे, उनसे अब देखो, ये ना मैं कल पूछना भूल गई. मोस्टली मैं पूछ लेती हूँ कि कौन कौन हेड हैं, कौन कौन सीईओज हैं, मतलब है ना, कौन कौन है. उनसे फिर मैं बात ही नहीं करती, क्योंकि मेरे को मेरा भरोसा नहीं है कि मैं कहाँ निकल जाऊँ बात करते करते. मुझे कल पता नहीं था, तो मैं उनसे मस्त बात कर रही हूँ कि हाँ जी सर आप बताइए आपकी शादी हो गई है, वो बता रहे. तो फिर मैंने उनसे पूछा उनकी अरेंज मैरिज हुई थी. तो मैं कहा तो आपकी कंपनी में इतनी सारी अरेंज मैरिजेस क्यों है, लव मैरिज क्यों नहीं है. तो उन्होंने कहा हम लव करने का मौका ही नहीं देते. तो इस तरीके से, है ना. तो मैंने एक जोक मार लिया उनके ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर. बट देन आई रियलाइज कि What was the joke? I want to know. अरे वो सुन लेंगे, फॉलो करते हैं वो मुझे. तो इट वाज लाइक दैट. ऐसे ही कल्चरल में क्या होता है, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को स्टेज के ऊपर आके रोका था. तो आई गेस कॉलेज है एक, है ना. मैं वहाँ पे गई थी परफॉर्म करने, और बहुत ही बड़ा कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे, हज़ारों बच्चे बैठे हुए थे जब हम परफॉर्म करने गए थे. एंड आई वाज होस्टिंग. तो ये बच्चे हैं, ये कॉलेज के 2nd 3rd ईयर के बच्चे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली जो ये लोग एंजॉय करेंगे अपने फेस्ट में, अगर बच्चे ही एंजॉय नहीं कर पा रहे देन ऑफ कोर्स क्या मतलब है फेस्ट कराने का. तो मैं कुछ तो बोल रही थी, और तभी क्या हुआ, कॉलेज रोमांस के बारे में मैं बात कर रही थी, है ना. पहले प्यार के बारे में बात कर रही थी कि लोग कितने एंथुजियास्टिक हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के को अगर प्यार हो गया, आप देख लेना, अगर इसके बंदे ने बोल दिया कि फर्स्ट आना है, ये तुम सबको छोड़ के फर्स्ट आ जाएगा. ये अपनी सारी ईयर बैक 1 ही साल में क्लियर कर देगा. प्यार में इतनी ताकत है. आई वाज टॉकिंग समथिंग लाइक दैट. तभी मेरे पास ना एक बच्ची भागती हुई आती है स्टेज के ऊपर, एंड मैं बोल रही हूँ
ऐसे नहीं कि मैं साइड में गई और फिर उसने आके बोला, मैं बोल रही हूँ, वो भागते हुए आई, मैंने कहा हाँ जी, और उसने मेरे कान में आके बोला मैम वो हमारे प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत के ऊपर बात नहीं करनी है। तो मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है। उसके बाद वो गई तो मैंने कहा कि मैंने ये नहीं बताया कि ये बोला गया है, तो मैंने कहा अच्छा दोस्तों इरशाद है ना, और फिर पूरा कॉलेज एक साथ उन्होंने इरशाद बोला। एंड यू नो व्हाट आई सेड कि वो नफ़रत नफ़रत चीखेंगे, वो नफ़रत नफ़रत चीखेंगे, हम गीत प्रेम के गाएंगे, हमें दुनिया पागल बोलेगी, हम दीवाने कहलाएंगे। क्या बात है। दिस वाज द पोएम ऑन योर स्टोरी एज वेल। यस ये ना? यस ये वही है ना, इंटरप्रेट पोएम्स की सबसे अच्छी बात ये है कि आप उनको इंटरप्रेट करके किसी भी उसमें ढाल सकते। That's beautifully said. Now this is something which is asked by a community member, so I'll tell you what community is. So we have a podcast community जहाँ पे मैं लोगों से पहले से बता देता हूँ कि she is the one who is coming on the podcast and we are going to record on this date. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप गेस्ट से पूछना चाहते हो, then I'll be asking on behalf of them. So that's how the community question is, and Great. this question is asked by Meet Dama. Okay. ओके मीत। So Meet का ये क्वेश्चन है कि जब आप लेटेंट पे गए थे, how did you applied for it and how did it went, or were you invited? What exactly is the process of that? ओके सो मीत इसके फॉर्म्स निकलते हैं आई गेस इस सीज़न के लिए भी। सब मैंने अपनी स्टोरी पे फॉर्म का लिंक डाला था, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने नहीं भरा था फॉर्म क्योंकि मैं हैबिटेट बहुत ही रेगुलरली जाती रहती हूँ। मैं हफ्ते में 3 दिन वहीं पे पड़ी रहती हूँ। तो जिस टाइम पे मैं गई थी उस टाइम पे एक स्पॉट खाली था और मेरे पास फ़ोन आया था। मैं नहीं जाती तो शायद किसी और को स्पॉट मिलता, बट मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि ऐसा कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मुझे बुला लेना, प्लीज़ मुझे बुला लेना। तो आई गॉट स्पॉट फ्रॉम दैट कि मेरे पास एक कॉल आ गया था कि एक स्पॉट खाली है, डू यू वांट टू परफॉर्म। तो मैंने फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन फॉर्म भरना पड़ता है। And one thing which I really want to ask is, and this is not my question by the way, okay, this question is asked by Meet Dama only, हाँ। के परफॉर्मेंस के पहले जब बैक स्टेज होता है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज क्योंकि मैं तो नहीं गया हूँ, ओके, तो तब माहौल कैसा रहता है? लाइक सारे परफॉर्मर्स एक साथ बैठते हैं, सारे परफॉर्मर्स को बैक स्टेज किधर बिठाया जाता है, कि हाउ इज द एक्चुअल अरीना ओवर देयर? तो बेसिकली जितने भी मतलब हैबिटेट अबव द हैबिटेट शो होता है, मोस्टली लेटेंट का जो शूट होता है, उसके साइड में देयर इज़ दिस वेरी छोटा सा क्यूट सा रूम जिसके अंदर सारे के सारे परफॉर्मर्स बैठे होते हैं और जैसे जैसे उनका नंबर आता है उनको आगे बुलाते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, वापस चले जाते हैं। और लेटेंट में किसी भी परफॉर्मर को अलाउड नहीं होता वो किसी और परफॉर्मर का परफॉर्मेंस देखे। Oh, is यस it? यस हाँ। That's a new thing that I came to know. Okay, that's pretty smart. Very smart. Okay, coming to the point, मुझे ये आपसे ज़रूर पूछना है because you are a person who can communicate with anyone, who can connect with anyone as far as I know you. Okay, like you will quickly get connected with people and you can talk to people. So जब भी आप वो performers वाले room में बैठे थे, okay, did you talk with performers and did you made any friends over there? Oh yes, I did. Okay. I did। हाँ, हम लोग तो बहुत देर तक बात कर रहे थे और मैं तो लेट ही पहुंची थी। मैंने बताया ना मैं भाग भाग के पहुंची थी, Right, तो right. लेट ही हो गई थी। तो मैं हफ्ते पहुंची हूँ और हम बात कर रहे हैं कि किसका पहले किसका पहले, क्या कर रहे हैं, अच्छा आप यहाँ से आए, अच्छा आप यहाँ से आए, यार तुम्हारी चेन तो बहुत कूल है। तो हाँ। Of course. And what do you feel? क्योंकि this is something which happens with a lot of performers, I feel. Okay, कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं. Okay, so कनेक्शन चलो उधर बना, बट क्या वो कनेक्शन कंटिन्यू होता है आफ्टर दैट एज वेल, और हाउ डज इट गो? समटाइम्स कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे कि मैंने इससे पहले भी 2020 में एक शो किया है जो डीडी नेशनल पे आता था, ठीक है। इट वाज पोइट्री रियलिटी शो पहला। Okay. हाँ, डीडी नेशनल पे आता था ये, और वहाँ पे 40 कवि थे हिंदुस्तान के। टोटल हिंदुस्तान से हम लोगों ने 40 लोग उठाए थे, जिसमें स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट भी थे, गज़लकार भी थे और कवि भी थे, है ना। तो मैं नहीं जानती थी वहाँ पे किसी को, सिर्फ एक इंसान के अलावा, भूपिंदर सिंह खीड़िया, वो मेरा पहले से दोस्त था। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं। तो वो 40 नए लोग मिले एंड अब
40 के 40 से तो मेरी बात नहीं होती, क्योंकि हर उसमें लोग निकलते जाते थे। एंड में जाके 4 लोग रह गए थे हम, मैं, अमनदीप, रजत सूद, विनीत शंकर। ठीक है, आई वाज सेकंड रनर अप इन दिस शो, है ना। मैं एंड तक थी, मैं फिलहाल मैं सारे एपिसोड में हूँ। 100 करोड़ का कवि नाम था इस पोएट्री रियलिटी शो का। तो मेरी 40 के 40 लोगों से बात नहीं होती, लेकिन जिन लोगों से मैं मिली थी उनमें से स्वस्तिका वाज देयर। स्वस्तिका राजपूत से मेरी अभी भी, मैं अभी पॉडकास्ट आते वक्त स्वस्तिका से बात करते आई थी। स्वस्तिका, बुप्पी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसके अलावा विनीत शंकर, उसके अलावा रजत सूद, उसके बाद बादल शर्मा, उसके बाद कान्हा कंबोज, दानिश राणा। तो ये सारे के सारे लोग मुझे वहीं पर मिले थे पहली बार। नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो 40 में से ऐसे 7 लोग तो हैं जिनसे अभी भी रेगुलर बात होती है। राइट, दैट्स ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही दोस्ती और यू नो जो मज़ेदार बनती है, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में मिले हो, क्योंकि यू नो शायद परफॉर्मेंस के पहले वो भी प्रेशर में थे, आप भी प्रेशर में थे, दोनों ने एक दूसरे को हल्का किया, फिर काफी अच्छी दोस्ती बन गई। नहीं, लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ भी थी ना। यहाँ पे तो जैसे मैं गई, हमने 10-15 मिनट बात की, मैंने परफॉर्म किया, वापस आई, मैं घर आ गई, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना उस दिन मेरा काम था तो मैं रुक ही नहीं पाई। ठीक है, तो मेरी इतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई। लेकिन जो ये पोइट्री शो था 2020 वाला, उसमें हम 1 महीना साथ में रुके थे सारे के सारे। भाई अंदर में शूट था और वहीं पे हमारा होटल था, तो हम सारे बच्चे जितने भी थे वो एक ही साथ रहते थे। हम पूरी रात नहीं सोते थे, सब अपना अपना सुना रहे हैं, लिख रहे हैं। एंड उसके जज थे अशोक चक्रधर सर और समीर अंजान सर। तो वो हर एपिसोड में कुछ नया दे देते थे कि इस टॉपिक पे लिख के लाओ। अब 2 दिन तक हम सब लगे हुए हैं कि तूने लिखा, तूने लिखा, तूने लिखा। तो इट वाज लाइक कि हम अपनी पूरी की पूरी कॉलेज लाइफ इन पोइट्री सिलेबस फिर से जी रहे 1 महीने के लिए। और हमने इतना फन किया है। हम सच में सोते नहीं थे। हम लोग 3-4 लोग तो, मैं, रजत, बादल, हम तो नहीं सोते थे तीनों के तीनों। ये ग्रुप जग रहा है, हम इसके साथ बैठे हैं, जैसे ये ग्रुप सोने चले जाएगा हम दूसरे ग्रुप के साथ चले जाएंगे बातें करने के लिए। तो वैसा था। That's very nice. Coming to the last question of this podcast, I promise. Okay, and that is, आपकी कोई एक कविता जो आप दर्शकों के लिए रिसाइट करना चाहो? कुछ कोई भी जो आपकी यू नो सबसे फेवरेट रेटिंग हो। फेवरेट तो ऑफ कोर्स सभी होती है, दैट यू हैव ऑलरेडी टोल्ड मी, बट द पॉइंट इज जो आपके दिल के बहुत करीब है, कि मतलब ये वाला जो मैंने लिखा था ना, ऐसे मोमेंट पे लिखा था कि क्या ही बताओ, तो वैसा कुछ। मैंने एक्चुअली ऐसे मोमेंट पे तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों का ऐसा होता है ना कि व्हेनेवर यू फील, जब भी आप के दिमाग में शब्द आते तो आप लिख देते हो। और फेवरेट कुछ नहीं होता है ना। फेवरेट का वो सीन होता है कि आपने तो सारी चीजें बहुत मेहनत से ही लिखी है। बाद में जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको पता चलता है कि ओ ये तो कितना क्रिंज है ना। यू जज योरसेल्फ। जैसे मैं तो जज कर लेती हूँ अपनी जो पुरानी 2018 वाली कविताएं हैं, मैं तो बहुत जज करती हूँ कि ये लिख रही थी मैं आई हैव कम अ लॉन्ग वे ब्रो श्वेता, प्राउड ऑफ यू। मैं तो कर लेती हूँ ऐसे। मैं रीसेंट वाला कुछ सुना देती हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली लिखा है कि स्वागत है। तेरे जैसे और तुम्हारे लगते थे, हम तुम साथ में कितने प्यारे लगते थे। ये मैंने लिखा था जब उस सिचुएशन के ऊपर कि जब 2 लोग अलग हो जाते हैं एंड बाद में दे रिग्रेट कि यार बात कर लेते लड़ाई करने की बजाय, तो शायद चीज़ें सही हो जाती है ना, या मैं से रिएक्ट ना करती, या उसको अगर इतनी सी चीज़ समझ में आ जाती है ना। तो तेरे जैसे और तुम्हारे लगते थे, हम तुम साथ में कितने प्यारे लगते थे, रातें हम पर सदके वारा करती थी, ख्वाहिश वाले टूटे तारे लगते थे, और दर्पण में दिखता था हमको अक्स तेरा, तुम्हारी शक्ल, दर्पण में दिखता था हमको अक्स तेरा, सूरत अपनी नयन तुम्हारे लगते थे। क्या बात है। सूरत अपनी नयन तुम्हारे लगते थे, और झरना नदिया ताल सरोवर क्या थे हम, मीठे पानी के 2 धारे लगते थे, मीठे पानी के 2 धारे लगते थे, और झुमका पायल बिंदी लहंगा ठीक है सब, है ना। लड़कियां रिलेट करती है जैसे इस वाले शेर से बहुत, कि झुमका पायल बिंदी लहंगा ठीक है सब, हम पर अच्छे शर्ट तुम्हारे लगते थे, हम पर अच्छे शर्ट तुम्हारे लगते थे, और जब तक तुमने तोड़ा नहीं था दिल मेरा, तेरे वादे मौत से घाड़े लगते थे, और तूने मेरे बदले दुनिया चुन ली जा, तुम तो हमको यार हमारे लगते थे। क्या बात है। धन्यवाद। एक्स की याद दिला दी। यही मोटिव था मेरा।
But it was genuinely a great poem, okay, and I'm definitely sure कि इसी वजह से जो आपका यूनिक टैलेंट जो है, okay, कि आप तुरंत एक इमोशनल शायरी के बाद लोगों को हंसाते हो, वो अब पता चल रहा है काफी जरूरी है, okay? बहुत जरूरी है, yes, Yeah, yes, for sure. And I'm sure बहुत लोग इस चीज से रिलेट करेंगे कि हंसाना भी उतना ही जरूरी है जितना रुलाना. हाँ, दोनों. So that's great that you have this unique talent. I feel it might not be a talent, it is the work that you have done on yourself, जो शायद आपको पहले से नहीं मिला, but you have worked on it and you have learned that skill. I think, but that's how, मतलब सिर्फ मेरी yes. बात नहीं है, मतलब सभी लोग करते हैं, of यही course. होता है. जैसे कि आप सभी की ना पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं सबकी, आपको एक क्रिंज वीडियो सबकी मिल जाएगी, Of course. और सबका यही मोटिव है कि हमें इतना बड़ा बनना है कि यूट्यूब से वाली वीडियो हटवा दें. ठीक है, तो ये वाली चीज है. लेकिन Right. द थिंग इज कि मुझे लगता है कि आपको अपनी मिट्टी पता होनी चाहिए, है ना, कि मैंने यहाँ से शुरू किया था और अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. Of course. तो यू फील कि आप कितनी आगे आ चुके हो, तो वो क्रिंज वीडियो पड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. Right. जब आपको बुरा लगे ना कि आज तो मेरा दिन बहुत बुरा जा रहा है, तो आप उसको जाके देख लो और आप याद करोगे कि ये तो बहुत ही घटिया गया था, आज का तो फिर भी ठीक ही है. No, that's really well said. I feel मेरे जितने भी first 10 episodes है, those were so bad. The audio quality was bad, the recitation was bad, the script was bad, the English was wrong, everything was wrong about those audios, but still I have kept it, okay? हाँ. But it quietly resembles with everyone के how far you have come and how good you are doing now. All you wanted to do was just start. Yes. Okay. एक और चीज, ये आखिरी चीज होगी, I promise. अरे कोई बात और नहीं. ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहो, तो what would be your message, a lasting message to the world? प्यार करो. हाँ, मुझे तो लगता है बेस्ट है ये. प्यार करो, किसी भी चीज से करो, है ना, अपने काम से करो, अपने सपने से करो, किसी इंसान से करो, अपने देश से करो, कैसे भी करो, बट पैशनेटली, एकदम बिल्कुल ऑल इन होके 100% देके प्यार करो यार. बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, Right. है ना. बहुत ज्यादा. माँ बाप से करो, किसी भी चीज से करो, बट प्यार करो. और उसके अंदर ना इतनी सी भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे कमी छोड़ दी. Okay. वो नहीं रहनी चाहिए. चाहे फिर किसी भी चीज़ से करो, बिल्कुल ऐसे 100% करो, लेकिन प्यार करो. बहुत बढ़िया चीज़ है प्यार करना. मैं जिन लोगों को देखती हूँ ना प्यार में, चाहे वो किसी भी चीज़ के साथ प्यार में, मैं बताया ना कि जो लोग अपने सपनों को फॉलो कर रहे हैं और फिर वो नहीं देख रहे दुनियादारी को, वो बस उसी में बिल्कुल मन लगा के लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं. मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है कि वाह यार, क्या एम्बिशियस लोग हैं. और जो लोग इवन अपने लोगों से भी प्यार कर रहे हैं ना, जो मैं प्रेमी कपलों को देखती हूँ ना भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. जेलस फील नहीं होता है? नहीं मैं बताती हूँ. पहले होता था मुझे कि भगवान ये क्या परीक्षा ले रहे हो आप मेरी, मैंने क्या बिगाड़ा आपका. तो पहले मेरा होता था ऐसे कि मैं सब देख रही हूँ, आपने भेदभाव जो किया है. लेकिन अब तो यार मैं जब लोगों को देखती हूँ एंड दे आर इन लव, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार. मैं तो मतलब द काइंड ऑफ लव आई वॉन्ट टू हैव इन माई लाइफ, जब मैं वो लोगों की लाइफ में देखती हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है कि किसी को तो मिला, चलो मतलब सही है यार. मतलब जो लोग प्यार में होते हैं उनकी आंखों की चमक बहुत अलग होती है यार. फिर वो क्रिंज हरकतें भी करते हैं ना, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे छेड़ रहे हैं पब्लिक में. मैं तो इरिटेट नहीं होती, मुझे तो बढ़िया लगता है क्योंकि वो तो प्यार में है ना. Exactly. And वो कहता है ना, everything is cringe until it's your turn. Yes, right? exactly. हाँ, कि कोई लड़का किसी को स्कूटी चलाना सिखा रहा है. जैसे मैं यहाँ पे रहती हूँ, गोरेगांव में रहती हूँ, तो मैं बैक रोड पे जाती हूँ टहलने के लिए या रनिंग करने के लिए. तो कई बार मुझे ऐसे लड़के दिखते हैं, वो अपनी अपनी बंदियों को स्कूटी चलाना सिखा रहे होते हैं, तो मुझे तो क्यूट ही लगता है बहुत ज़्यादा. क्यों, नाइस, क्यूट. तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगते हैं ऐसे कपल्स जो ऐसी हरकतें करते हैं ना. आई तो रियली लाइक इट, मेरे को तो बहुत फन आता है उनको देख के. That's really nice. Okay, so thank you so much for explaining these many things and sharing about your life and your work as well. And I'm really glad that you came on this podcast and thank you very much. I am really glad and thank you so much for having me here. मुझे तो बहुत मजा आता है बात करके यार. तो बिल्कुल. And guys, thanks to you as well for joining us into this conversation. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, peace out.